नमस्ते साथियों। आज गांव सरकार की 48वीं कड़ी में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं और आज का जो विषय है वो संविधान के 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय दिए गए हैं उसका ये 23वां विषय है। 23वां विषय है और ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये जीवन के साथ जुड़ा हुआ है और ये विषय है कि स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। और ये देखिए, स्वास्थ्य और स्वच्छता आप समझ ही सकते हैं कि ये मनुष्य के जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के साथ साथ ये भी इस विषय में शामिल किया गया है कि अस्पताल औषधालय भी इसमें शामिल किया गया है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल किया गया। तो ये समझ लीजिए कि स्वास्थ्य अलग चीज़ है, अस्पताल औषधालय अलग चीज़ है या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अलग चीज़ है। सामान्यतः लोग स्वास्थ्य का मतलब यही समझते हैं कि अस्पताल से मतलब है और वो अस्पताल समझ के ही समझते हैं कि स्वास्थ्य का विभाग का मतलब है केवल अस्पताल, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य बहुत व्यापक विषय है और इतना व्यापक है कि वो पूरे आपके जीवन के जब पे माँ के घर में जाते हैं तब से लेके और जीवन के अंतिम समय तक वो स्वास्थ्य का एक महत्व है और अनेक ढंगों से उसको स्वास्थ्य को अपनाए रखने के लिए अनेक प्रयत्न करते हैं। तो ये जो स्वास्थ्य है वो अलग विषय है, उसमें ये शामिल किया गया कि स्वास्थ्य में अगर अस्पताल नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर बीमार पड़ेंगे तो अस्पताल नहीं रहेंगे तो उसका रोकथाम कैसे होगा, बीमारी कैसे दूर की जाएगी। और उसके साथ साथ एक स्वच्छता एक महत्वपूर्ण बात है। तो दोनों विषय एक आज लेते हैं, बहुत व्यापक विषय है जिसके बारे में आज हम बहुत ज़्यादा विस्तार से आपको चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इतना व्यापक विषय है कि इसका चर्चा कई बार कई कड़ियों में हो जाए तभी पूरा नहीं होगा। लेकिन मुख्य बातें हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि जो स्वास्थ्य है और ये स्वच्छता है ये इसका क्या तात्पर्य है। तो साथियों, ये जो स्वास्थ्य है ना, इसके लिए आप जीवन को अगर आप देखें वो स्वास्थ्य आपका, तो इसको समझने की कोशिश करिए तो आप पाएंगे कि जीवन में स्वास्थ्य की शुरुआत कहाँ से जरूरत पड़ती है। जब एक बच्चा माँ के घर में आता है तो उसी दिन से उसकी स्वास्थ्य की ज़रूरतें शुरू हो जाती हैं। कैसे और जैसे माँ के घर में भ्रूण आया तो अगर माँ स्वस्थ नहीं होगी तो बच्चा निश्चित रूप से बीमार पैदा होगा और जो बच्चा बीमार पैदा होगा तो उसका प्रभाव क्या होगा कि वो जीवन भर एक बीमार नागरिक के रूप में रहेगा। और जो बीमार नागरिक जो है वो एक तरह से न केवल परिवार पर बोझ बनता है बल्कि वो पूरे समाज पर बोझ पड़ता है, क्योंकि बीमार व्यक्ति का जैसे मान लीजिए विकलांग हो गया या कोई अंग भंग उसके शुद्ध नहीं है तो वो समाज ही उसकी जिम्मेदारी ढोएगा ना। आखिर में वो उस लायक तो होगा नहीं कि अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके समाज को कुछ दे सके, तो इसलिए वो समाज को कुछ दे नहीं पाता। तो ऐसे व्यक्ति को अगर बीमार है तो समझिए कितना बड़ा समाज का वो बोझ बनता है। इसलिए जरूरी है कि इस प्रारंभ से ही व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए ध्यान दें ताकि वो स्वस्थ नागरिक बन के समाज में आवे और समाज में अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से तो करे, साथ ही साथ वो ये समाज की भी सेवा करे, व्यवस्था में भी अच्छे ढंग से अपने दायित्वों का निर्वाह करे। तो स्वास्थ्य रखने के लिए जैसे मैंने कहा कि माँ के पेट से ही आपको ध्यान देना पड़ेगा कि गर्भ जब धारण करती है माँ तो उसके माँ बच्चे का स्वास्थ्य होने के लिए माँ का स्वास्थ्य देखना पड़ेगा और बच्चे के गर्भ में है तो उसका पोषण करना पड़ेगा। तो माँ का पोषण भी और बच्चे का भी पोषण भी, और उसके साथ माँ का वो बच्चा जो है वो किसी स्वस्थ वातावरण में पैदा हो। सामान्यतः वो आज अभी तक व्यवस्था जो होती थी वो गाँव में ही पैदा होते थे लोग, और गाँव में जो पुरानी परंपराएं और तकनीक थी उसके हिसाब से जो तौर तरीके थे उससे बच्चों को पैदा करते थे। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई। तो अगर आप चाहते हैं कि स्वस्थ नागरिक हो तो उसका जो बच्चा जहाँ पैदा हो वो जगह भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो छोटे छोटे अस्पताल या बड़े अस्पताल जहाँ भी बच्चे को पैदा करिए तो उस तरह का वातावरण हो कि बच्चों को कोई इन्फेक्शन न हो, बच्चों को कोई बीमारी न हो या माँ को कोई बीमारी न हो। अगर वो कोई कंडीशन उस समय प्रसव में के समय कोई दिक्कतें आती हैं तो उनका भी ठीक ढंग से समाधान। तो अब ये स्वास्थ्य की शुरुआत वहाँ से होती है कि मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि स्वास्थ्य कितना व्यापक है समझिए। तो माँ के गर्भ से आपके स्वास्थ्य की शुरुआत होती है। फिर लड़का मान लीजिए शिशु पैदा हुआ तो अब शिशु पैदा हुआ तो उसके बहुत सारे बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनको रोकथाम पहले ही कर देना चाहिए। बच्चा जो वैसे बच्चा साल भर 6 महीना हुआ तो उसमें इतनी इम्यूनिटी पैदा हो जाना चाहिए
ताकि आगे कोई बड़ी बड़ी बीमारियां उसको पकड़े नहीं। तो इम्यूनिटी के लिए बहुत सारे टीके आ गए हैं, और वो टीके अगर बच्चों को लग जाते हैं तो वो बच्चे आगे चल के वो बीमार नहीं पड़ते हैं। जैसे मान लो पोलियो का उदाहरण देते हैं, अगर आप पोलियो का टीका अगर नहीं लगेंगे तो बच्चे का अगर पोलियो हो गया तो कितना बड़ा जीवन में वो भार हो जाता है, क्योंकि वो पोलियो एक बार हो गया तो वो तो पोलियो ठीक नहीं होता, फिर पैर उसके नाकार हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, और वो जीवन में कुछ करने के लिए असहाय हो जाता है और पूरे समाज में एक बोझ बन जाता है। तो अब वो इसलिए वो टीके लगना जरूरी है। फिर जब बच्चा हुआ तो उसका विकास होना चाहिए ना, इस तरह का विकास होना चाहिए कि वह स्वस्थ रूप से विकसित करे। अब स्वस्थ रूप से विकसित करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। उसको शुद्ध भोजन मिलना चाहिए, उसका शुद्ध आहार मिलना चाहिए, उसको माँ का दूध मिलना चाहिए, गाय का दूध मिलना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उसके स्वास्थ्य के लिए जरूरी होती है बच्चे के लिए। फिर वो बड़ा हो गया, मान लीजिए बच्चा बड़ा हो गया, अब बड़े होने के बाद उसको, अभी तो आपने उसको तमाम बीमारियों से, इन चीज़ों से रोक के उसको स्वस्थ बना के उसको बड़ा किया गया। तो अगर वो बड़ा हो गया तो फिर उसके स्वास्थ्य की रक्षा हमेशा स्वस्थ बना रहे, इसके लिए बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं। और सारे उपाय इसलिए कहा जाता है कि वो हमेशा स्वस्थ रहे। एक तो बीमार ना पड़े, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव, कि प्रिवेंटिव मेजर होना चाहिए कि आदमी बीमार ना पड़े। दूसरा, अगर बीमार पड़ गया तब अस्पताल होना चाहिए। तो इसलिए देखिए, स्वास्थ्य के लिए शुरुआत कहाँ से होती है? अस्पताल तो बाद में आते हैं ना, अस्पताल तो जब आएंगे जब वो बीमार पड़ेगा, लेकिन अस्पताल में आने के पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनको देखना पड़ता है कि कैसे स्वस्थ रहें। और अब अस्पताल आ गए तो अस्पतालों में ये अगर बच्चा स्वस्थ रखना है तो अस्पताल में इस तरह की सुविधा होनी चाहिए कि कुछ बीमारियों का उपचार तत्काल हो जाए, और कुछ गंभीर बीमारियां हैं उसके लिए अलग बड़े बड़े अस्पताल होते हैं, वहाँ देखने पड़ती है। तो देखिए, गांव में उन्होंने दिया, अगर इस गांव को ये अधिकार दिया स्वास्थ्य के साथ अस्पताल, और अस्पताल के साथ औषधालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये 3 चीज़ें दिया। इसका मतलब संविधान के लोग ये समझते थे कि ये जो तीनों चीज़ें हैं, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र नहीं है, देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हर गांव में होना चाहिए। अगर एक गांव में नहीं होना चाहिए तो 4-6 गांव में मिल के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। तो अब वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की इसीलिए दिया गया ना कि ये जिम्मेदारी गाँव को कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गाँव में खुलेंगे, ताकि जो प्राथमिक स्तर पर आपके स्वास्थ्य से संबंधी चीज़ें हैं वहाँ जाके आप ठीक करा दें। अब वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अगर आपके गाँव में है तो गाँव में ही टीके लग सकते हैं। गाँव में मान लीजिए आजकल का तो योगा आ गया है, अब तो आजकल एक फिटनेस का अलग आ गया है कि हर अस्पतालों में आपको कैसे फिट रखा जाए, एक बड़ी भारत सरकार की एक स्कीम है, और उस फिटनेस के लिए वो अलग से उसमें दवाई की जरूरत नहीं है, आपको बताते हैं कि किस तरह से अपने को आप फिट रख सकते हैं। तो हर अस्पतालों में एक फिटनेस भी एक बनाया जा रहा है कि वहाँ फिट ट्रायल होने के लिए वो तौर तरीके उसमें खाने पीने, योगा, आसन, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाती है फिटनेस में। तो अब तो फिट रहने के लिए योगा का भी है, आसन का भी है, कुछ और चीज़ें आहार पोषण और बहुत सारी फिटनेस के लिए आपको बताई जाती है। तो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक ही है, और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र दूसरी चीज़। चिकित्सा केंद्र में तो मतलब मतलब अगर चिकित्सा केंद्र क्या उदाहरण है, तो इसका मतलब वहाँ आप गए, आपको छोटी चोट लग गई, छोटी बीमारी हो गई, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, तो वहाँ एक प्राथमिक स्तर पर चिकित्सा हो गया। अगर चोट लग गई तो प्राथमिक स्तर पर चिकित्सा हो गया। लेकिन उसके बाद आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल अलग चीज़ होती है, हॉस्पिटल में जो भी बीमारी होगी उसका उपचार किया जाएगा। और उसके बाद एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होता है जहाँ की बहुत गंभीर बीमारियाँ, जिससे कि आपके मरने की संभावना रहती है, उन बीमारियों को अस्पताल में भेजा जाता है, जहाँ सुपर स्पेशलिटी के जैसे शूट है, बड़े बड़े शूट खुले हुए हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खुले हैं, तो वहाँ ही व्यवस्था दी है। लेकिन गांव में उन्होंने दिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो एक समझ लीजिए। फिर उन्होंने औषधालय की व्यवस्था की। औषधालय का मतलब ये है कि हमारे जो प्राचीन स्वास्थ्य व्यवस्था है, जिसको कि वैद्य लोग गाँव में हुआ करते थे, या उसको कहिए कि आयुर्वेदिक व्यवस्था है, तो जो आयुर्वेदिक औषधालय जो खोले जाते हैं गाँव में, तो उसकी भी व्यवस्था उन्होंने किया कि अब आयुर्वेदिक व्यवस्था चलाइए। अब वो जो आयुर्वेदिक व्यवस्था इसलिए है कि ये हमारी प्राचीन व्यवस्था है, और उसमें वही जड़ी बूटियाँ और ये हमारे जो गाँव ग्रामीण क्षेत्र में जो चीज़ें उपलब्ध होती है, उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके और वो चीज़ें वो अस्पतालों में रखी जाती है। तो उसमें जड़ी बूटियाँ और
ये चीज़ें तो होती ही हैं, उसके साथ साथ जो प्राकृतिक चीज़ें भी जो गांव में उपलब्ध होती है उन चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो औषधालय का गाँव में औषधालय का है। और उसके बाद ये अस्पताल हो गया, औषधालय हो गया, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हो गई। तो ये ग्राम पंचायतों को संविधान ने दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो इतनी चीज़ स्वास्थ्य के विभाग में, स्वास्थ्य के मामले में आपको संविधान ने अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया है, अब बताइए कौन से ग्राम है जिसमें कि कहीं प्राथमिक चिकित्सा, गांव में अस्पताल बता रहा हूँ, कि कोई प्राथमिक चिकित्सा ठीक से काम कर रही है, या औषधालय ठीक से काम कर रहा हो, या औषधालय तो है ही नहीं है, अब तो औषधालय तो उन्होंने बंदी कर दिया है पूरे गाँव में, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, औषधालय। तो गांव में इसकी कौन सी व्यवस्था है? अगर वो है ब्लॉक स्तर पर उन्होंने कहीं कहीं अस्पताल खोल रखा है, कहीं कहीं प्राथमिक चिकित्सा खोल रखा है, लेकिन वो प्राथमिक चिकित्सा जाके देखिए उनका हालत क्या, हालत अस्पतालों की क्या हालत है, वो कोई वहाँ जाता नहीं है। और वहाँ देखिए इसलिए नहीं जाता है, कभी वहाँ डॉक्टर नहीं मिलते हैं, कभी कंपाउंडर नहीं रहते हैं, और वो इस तरह के गंदगी और व्यवस्थाएं इतनी हैं कि लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं। तो एक तरह से पूरा का पूरा अगर स्वास्थ्य सिस्टम देखें जो ग्रामीण के लिए है दिया गया है, वो एक तरह से पूरी तरह से एक तरह से विफल है, उसको हम फेल कहेंगे, फेल सिस्टम है। फेल सिस्टम मत कहिए, बिल्कुल कोई स्वास्थ्य व्यवस्था है ही नहीं, और कोई व्यवस्था जिसका आपको लाभ न मिले तो उसको फेल क्यों हुआ, कहेंगे है ही नहीं है, वो तो दिखावे के लिए कागजी कार्रवाइयाँ चल रही। अब जबकि संविधान निर्माताओं ने ये गांव स्तर पर व्यवस्था करने के लिए, गांव स्तर का दूर कहिए, गांव से 8-10 किलोमीटर दूर भी ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से क्या, मैं तो कहूँगा कि ये व्यवस्था कोई चल ही नहीं रही। तो गांव के लिए लोग आपने व्यवस्था तो करने रखी है, और यही कारण है। देखिए जब अभी कोरोना आया तो किस तरह से स्वास्थ्य के मामले में गाँव वाले झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे रहे, और झोला छाप डॉक्टर सर्दी जुकाम का बीमारी का दवा करते करते और किस तरह से मौतें हुई, और उसका इतना दुखद स्थिति बनी कि शायद इतिहास में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। और ये साबित हो गया कि सरकारें कितनी निकम्मी हैं, जिस तरह से सरकार फेल कर गई, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार की हो। बड़े बड़े शहरों में तो जो बहुत व्यवस्थाएं उन्होंने की थी, लेकिन ग्रामीण स्तर में ये बिल्कुल नाकाम और बिल्कुल एक तरह से असहाय ग्रामीण इलाकों को छोड़ दिया गया कि अपने तकदीर से जियो, तकदीर से मरो। तो वही हुआ, लोग अपने पट गाँव मरने लगे, और सरकारें बस इतनी कहती थी, छिपाती रही डाटा कि हमारे यहाँ कोई बीमार नहीं है, हमारे गाँव मौत नहीं हो रही है। अब उनकी मर्जी है, उनके हाथ में डाटा उनके पेश करना है, वो डाटा इसी तरह से पेश करते हैं। तो ये आपने स्वास्थ्य का हालत देख ली। अब थोड़ा मैं अब सरकार ने स्वास्थ्य के लिए, ऐसा नहीं है कि सरकार में योजनाएं नहीं, सरकार की 2 योजनाएं तो बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। एक तो उनकी चल रही है बहुत दिन से कि ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, ये ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सरकार ने चला रखा है। और एक जो है NRHM, नेशनल रूरल स्वास्थ्य, वही उसी को कहते हैं कि NRHM ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, और जिसमें कि ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए बहुत बड़े करोड़ों को सरकार रुपया दे रही है, जिसमें उनका ये है कि इन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए। एक और बात है, इसी ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत देखिए गांव में 2 तरह, ग्राम पंचायतों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था चलाने के लिए हर ग्राम पंचायत में कमेटियां, हर ग्राम पंचायतों में कमेटियां बनी हुई हैं, ग्राम पंचायत कमेटी, और वो है स्वास्थ्य और कल्याण की समिति। एक तो स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति ग्राम पंचायत बनी है ताकि गांव में स्वास्थ्य को देखें। अब ये स्वास्थ्य और कल्याण समिति पता भी है, पूछिए गांव में, और अगर ये स्वास्थ्य कल्याण समिति है तो करती क्या है, किसी को पता है क्या? हमें तो नहीं जानता कि स्वास्थ्य कल्याण समिति कहीं कोई काम कर रही है और कोई व्यवस्था वहाँ चल रही है। तो ये तो दूसरा इन्होंने किया कि ये जो NRHM के अंदर जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, इसके अंदर भी एक कमेटी उन्होंने बनाई, और ये कमेटी क्या है कि इसके अंदर कमेटी बना के इस ग्रामीण स्वास्थ्य की देख रेख की जा रही है, और वो कमेटी है ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति। देखिए उसमें शामिल क्या है, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण, तीनों चीज़ों शामिल है, स्वास्थ्य भी रहेगा, स्वच्छता भी रहेगा, पोषण भी होगा। अब आप देख लीजिए कि कहाँ NRHM के अंदर कितनी समितियां बनी हुई हैं और कहाँ कहाँ किस तरह से समितियां काम कर रही हैं। तो ये सरकार के स्तर पर तो कागजी कार्रवाई दौड़ रहे हैं,
लेकिन ग्राम स्तर पर ये कोई कार्रवाइयाँ देखने को तो मिल नहीं रहा। अगर किसी गांव में कुछ हो तो आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है। ये हमारे ग्राम पंचायतों को जितना महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया, उसका सरकार किस तरह से पालन करा रही है, किस तरह से इस व्यवस्था को सरकार चला रही है, ये आपने देख लिया, मैंने आपके सामने रख दिया और आप इसका गांव में अनुभव भी कर दिया। अब मैं आता हूँ सफाई, स्वच्छता। देखिए, गांधी जी ने कहा था कि हमें आज़ादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्वच्छता है, मतलब आज़ादी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्वच्छता है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? देखिए, स्वच्छता एक ऐसी चीज़ है कि पहले तो आप अगर स्वस्थ रहेंगे, अगर स्वस्थ रहने के लिए क्या सबसे बड़ी जरूरी क्या चीज़ है? स्वस्थ रहने के लिए सबसे बड़ी जरूरी है कि हमारा स्वच्छ आसपास हमारी स्वच्छता रहे, क्योंकि स्वच्छता के नाते बीमारियां नहीं होती। तो जब स्वच्छता रहेगी तो आप स्वच्छता के नाते जब बीमार नहीं रहेंगे, और जब बीमार नहीं रहेंगे तो आज़ादी का लाभ उठाएंगे। अगर मान लीजिए सफाई नहीं है, स्वच्छता नहीं है, तो बीमार पड़ेंगे, और बीमार पड़ के अगर हम बैठे हैं, तमाम बीमारियां मैंने बताई, एक बीमारी तो होती नहीं, आपके विकलांगता की बीमारी, ये भी बीमारी है, आप रोज तमाम सैकड़ों तरह की बीमारी है, जिससे कि आप उन बीमारियों को अगर आप रहे तो आप काम नहीं कर पाते हैं, घर बैठे रहते हैं, किसी तरह से समय काटते हैं। तो उससे क्या होगा कि फिर उस देश में उस आज़ादी का एक मतलब ही क्या है? आप आज़ाद हो गए लेकिन किसी लायक नहीं रहे काम करने, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे नहीं होता है कि भाई आपके पास बहुत चीनी है, बहुत गुड़ है, लेकिन डायबिटीज़ के बीमार हो गए, तो वो चीनी और गुड़ आपके किस काम का है? तो ये तो कोई मतलब नहीं रहा। तो उसी तरह से अगर आप सफाई ठीक से नहीं रखेंगे तो स्वच्छ नहीं रहेंगे, और स्वच्छता सफाई नहीं ठीक रखेंगे स्वस्थ नहीं रहेंगे, और जब स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आज़ादी आपके किसी माने का नहीं है, और फिर पूरा जीवन ही आपका एक तरह से व्यर्थ है। अब ये स्वच्छता एक ऐसी चीज़ है कि इसको भी थोड़ा समझने की जरूरत है। आप सभी ये शब्द आपको, इसलिए मैंने कहा कि ये ऐसा स्वास्थ्य और सफाई स्वच्छता ये बहुत आसान शब्द है, आप सभी जानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा आपको बताना। लेकिन इनका जो अवधारणा है, इनका जो कंसेप्ट है, वो थोड़ा आपको ये जानना चाहिए कि जैसे स्वच्छता का मतलब, एक तो देखिए आपकी एक व्यक्तिगत स्वच्छता है, शारीरिक स्वच्छता जिसको देखिए। अब शारीरिक स्वच्छता का मतलब ये है कि शरीर आपका साफ सुथरा हो, मतलब आपका शरीर में आप स्नान हो, हाथ पैर धोते रहे हों, आपके नाक कान ये सब साफ हों, तो इससे कहीं बाहर से आ रहे हैं तो इनकी अच्छे ढंग से सफाई कर लें, ताकि वो उसके नाते पर्यावरण खराब होता है या और चीज़ें जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो शरीर पर आ जाते हैं, इन चीज़ों से वो बीमारी आपको शरीर को नुकसान नहीं कर पाए। तो ये तो एक व्यक्तिगत स्वच्छता है, और जो कि आपको करना चाहिए, जानना चाहिए और अपने को स्वच्छ रखना चाहिए। दूसरी जो स्वच्छता है कि वो है एक सामाजिक या सामुदायिक। सामुदायिक का मतलब ये है कि या आसपास के पर्यावरण का स्वच्छता से, और जब आसपास जहाँ पर रहते हैं उसकी अगर सफाई नहीं है तो आप कितना भी अपने को साफ रखेंगे तो उसका प्रभाव पड़ जाएगा। अब जैसे घर के बाहर आप निकलेंगे तो तमाम गंदगी है आपके घर के सामने, कूड़ा करकट गंदगी या और भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब वो आप कितना भी नहा वहा के निकलेंगे तो उस गंदगी का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ जाएगा, या घर में घुसेंगे तो उसका पड़ेगा, या घर में उससे जो गैसेज निकलती हैं वो घर में आपके घर में आती रहेंगी तो वातावरण को विशुद्ध करती रहेंगी, या खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी विशुद्ध रहेंगी। तो जो खाने पीने की चीज़ें हैं जो आपके व्यक्तिगत सफाई स्वच्छता में आती हैं कि उसमें कि आपको शुद्ध जल मिले, शुद्ध पानी आपको मिले, आपको खाना पीने की जितनी चीज़ें हैं वो शुद्ध मिले, मतलब साफ़ सुथरी मिले, तो ये जो व्यक्तिगत चीज़ें का सबको प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको आप कितने भी साफ सुथरे हैं और आपका आहार और जो आहार है खान पान है उसमें भी अगर गंदगी हो रही है तो फिर आपकी व्यक्तिगत सफाई स्वच्छता का कोई मतलब नहीं है। तो उस सबको बचाने के लिए जब तक आसपास के पर्यावरण, जो आसपास का वातावरण है उसमें अगर सफाई नहीं रहेगी, स्वच्छता नहीं रहेगी तो आपको प्रोवाइड करेगी। और ये जो सामुदायिक स्वच्छता है, सड़क में मान लीजिए आपके मान गली है वो साफ़ होना चाहिए, उसके नाली है वो साफ़ होना चाहिए, वहाँ वाटर लॉगिंग का ही होना चाहिए, वो वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, और ताकि वहाँ उसमें कीड़े ना हो। और इन चीज़ों को जो पानी है जो मान ली कहीं रुका हुआ है वहाँ नहीं हो। और सबसे बड़ा एक और चीज़ है कि गांव में देखिए, गांव में केवल आप मनुष्य ही नहीं रहते, इसलिए मनुष्य ही कोई गंदगी नहीं करते,
मनुष्य, जीव जंतु और जानवर भी रहते हैं ना। तो गांव में आप देखिए बहुत सारे जानवर भी तो रहते हैं यहाँ पे साथ, पशु रहते हैं और जानवर हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कि घूमते रहते हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो सब गांव में घूमते रहते हैं। तो ये गांव के जो स्थिति है उसमें इन सारी चीज़ों से आपको अपने को बचाव के रखना है, तब वो साफ रहे। अब जैसे पशुओं का ही है, अब जैसे मान लें पशुओं का मल है, जैसे गोबर है या बहुत सारे मल है, कुत्ते का मल है। अब ये सारी चीज़ें अगर इनकी सफाई की व्यवस्था अगर गांव में नहीं होगी तो ये इससे गंदगी फैलेगी। तो पशुओं का मल मूत्र तो एक बहुत बड़ा साधन है, ये कारण है कि गंदगी फैलाने का। लेकिन ये व्यवस्था करनी पड़ेगी, पहले के लोग करते थे और बहुत सुचारू रूप से पहले के लोग करते आ रहे हैं। तो जिस तरह से मनुष्य के लिए आप साफ सफाई रखने हैं, उसी तरह से पशुओं के लिए और जानवरों के लिए भी साफ सफाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर साफ सफाई की व्यवस्था नहीं करेंगे तो वातावरण में गंदगी रहेगी, और गंदगी रहेगी तो बीमारी रहेगी, और बीमारी रहेगी तो आपकी आज़ादी का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल साफ समझ लीजिए। और आप समाज पर बीमार रहेंगे तो समाज पर बोझ बने रहेंगे। तो ये बहुत स्पष्ट है कि जीवन में इसका कितना, देखिए मैंने बताया कितना महत्व है ये स्वास्थ्य का और ये स्वच्छता का। तो ये जो स्वच्छता है, अब इस स्वच्छता को करने के लिए आप देखिए कि क्या व्यवस्था सरकार ने की है। आप क्या समझते हैं कि केवल एक सफाई कर्मचारी रख देने से गांव में स्वच्छता हो जाएगी? तो या जितनी मैंने बताया कि क्या स्वच्छता के लिए, स्वच्छता तो ऐसी चीज़ है, तो गंदगी तो रोज़ होती है, और गंदगी ऐसी चीज़ है सुबह से शाम तक होती है। चाहे अभी आपके कोई, हमारे यहाँ तो पूजा पाठ में भी अगर हम मंदिर की सफाई करते हैं उसके बाद मंदिर की पूजा चढ़ाते हैं, फिर गंदगी भी कर देते हैं। शादी विवाह में हमें सफाई करते हैं, फिर उसके बाद गंदगी कर देते हैं। कोई त्यौहार हो दिए हो, सफाई करते हैं, तो उसके बाद गंदगी करते हैं। तो हमारे यहाँ ये जो सफाई का भी करते हैं और गंदगी भी करते हैं, तो और रोज़ करते हैं। तो धीरे धीरे और अपना तो कर लेते हैं, बाकी चीज़ों को देखते नहीं हैं। जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, इनकी सफाई, गंदगी का तो सफाई करते नहीं है। और अब जो है इधर शौचालय, गांव में शौचालय बन गए, वहाँ जल की व्यवस्था नहीं है। अब आप देखिए कि एक अलग गंदगी का एक नया गांव में स्रोत खुल गया, पानी की व्यवस्था है नहीं, शौचालय बन गए और पूरा गांव के अंदर बदबू फैला रहता है। एक नई समस्या खड़ी हो गई है। या कहीं कहीं मैंने कम्युनिटी सुलभ शौचालय टाइप बन रहा है, वहाँ बढ़िया बिल्डिंग बन गई, शौचालय खुल गया, लेकिन वहाँ सफाई नहीं है, तो उसमें ताला बंद कर देते हैं लोग, गंदगी ना हो, उसका कोई मतलब नहीं। तो ये जीवन के साथ देखिए, ये स्वास्थ्य के साथ सफाई इतना महत्वपूर्ण है, किस तरह से जुड़ा हुआ है। और उसको केवल आप सफाई कर्मचारी आपने रख दिया और उसे उम्मीद करते हैं कि ये सफाई कर्मचारी हमारे गांव को साफ सुथरा रखेगा। क्या करेगा वो सफाई कर्मचारी? वो सफाई कर्मचारी केवल झाड़ू लगाना सफाई कर्मचारी का काम तो ही ना, पूरे सफाई कर्मचारी के लिए आपको एक पूरा सफाई के लिए एक पूरी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और मोदी जी, आपने देखा नहीं था, मोदी जी ने एक बार झाड़ू लगा के दिखा, सफाई अभियान शुरू कर दिया। और सफाई आंदोलन, जब झाड़ू लगाना तो पूरा देश के जितने मंत्री थे, पूरा हीरो हीरोइन, खिलाड़ी और नेता, टीवी और कैमरे में सफाई करने, पूछी कहाँ गए वो नेता। और मोदी जी फिर नाम नहीं लिया, उन्होंने एक बार झाड़ू लगा दिया, फिर उन्होंने सफाई का नाम भी नहीं लिया कि गाँव में सफाई हो रही कि नहीं हो रही है। या जिन लोगों ने हीरो हीरोइन, बड़े बड़े खूबसूरत लोग और बड़े बड़े खूबसूरत मंत्री लोग बढ़िया साड़ी और गहना पहन के अपना सफाई झाड़ू उठा रहे थे, टीवी में बड़ा अच्छा देखने में लग रहा था, कहाँ गया वो सफाई अभियान चला गया। तो इस तरह दिखावे के लिए, कागज़ पर दिखावे के लिए, प्रचार के लिए ये नेता करते रहते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये इन पर आपको इससे नहीं होगा। इसीलिए गांव सरकार की जरूरत है कि ये जो इतना महत्वपूर्ण विषय है, इसको गांव सरकार अगर रहती तो इसको बहुत सुचारू रूप से करती। और ये गांव, देखिए गांव में कैसे गंदगी होती है, गांव में कैसे सफाई होती है, ये ऊपर से कोई अधिकारी दिल्ली और लखनऊ से बैठ के अधिकारी या जिले में बैठ के अधिकारी बताएगा क्या कि कैसे गंदगी गांव में होती है और कैसे उसकी सफाई करना होता है? तो ये तो गांव के लोग जानते हैं ना कैसे गंदगी होती है, कैसे सफाई करना है। तो इसलिए हम लोगों ने गांव सरकार की जो व्यवस्था दी है उसको आप समझिए। और जब तक गांव सरकार नहीं आएगी, कभी भी आप समझ लीजिए गांव में स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, स्वच्छता की व्यवस्था हो ही नहीं सकती है, असंभव है। आपके करोड़ों अरबों रुपया आपके गांव के नाम पर खा जाएंगे। आपने देखा नहीं, एनआरएचएम में 33,000 करोड़ का घोटाला उत्तर प्रदेश में यही ग्रामीण स्वास्थ्य और सफाई के लिए आया था। 33,000 करोड़ रुपया, समझ लीजिए 33,000 करोड़ उत्तर प्रदेश को मिला था। और तब उसमें मंत्री से लेके
और ये अधिकारी और गांव स्तर के कर्मचारी सब का सब खा गए, सारे डॉक्टर और सभी तो मंत्री जेल भी गए, डॉक्टर भी जेल में गए, बड़े बड़े कुछ IAS अधिकारी भी जेल में गए। लेकिन अब पैसा तो लूट लिया 33,000 करोड़ और कोई गांव में सफाई नहीं। तो ये काम आप गांव को, इसलिए संविधान ने जब गांव को दिया है तो ये काम आप गांव को दीजिए। अब मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने कहा बहुत विस्तार से जाएंगे, बहुत समय लगेगा, संक्षिप्त में एक दो बात आपको बता दूं कि ये कैसे, अगर मान लीजिए गांव सरकार अगर रहती तो गांव के, हमने कहा कि हर स्वास्थ्य, हम तो गांव सरकार रहती तो ये स्वास्थ्य का अलग विभाग बनाते और सफाई का अलग, स्वच्छता का अलग विभाग बनाते। दो विभाग हो जाते हैं स्वास्थ्य का, क्योंकि स्वास्थ्य का भी बड़ा काम है और स्वच्छता का भी बड़ा काम, दो विभाग होते हैं। जैसा कि हमने कहा कि हर विभाग में 6 लोग होते, स्वास्थ्य विभाग में 6 होते और 6 हमारे सफाई विभाग में होते। जो हमारा स्वच्छता वाला विभाग है उसमें हमारे रहते 6 लोग। अब मैं मान लीजिए इसी का लेते हैं, पहले स्वास्थ्य का तो ये अगर विभाग रहता तो अब बहुत सारे काम करेंगे, वो तो उसको हम मैंने कहा कि विभाग को लोगों को ट्रेनिंग दे देंगे, ट्रेनिंग की जरूरतें हो, जो जरूरत स्वास्थ्य संबंधी होगी उससे संबंध में उनको ट्रेनिंग देंगे, वो लोग आगे गाँव में बताएंगे क्या क्या होगा। वो बहुत सारी चीज़ें हैं। हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए गाँव में इसमें जो समस्या होती है कि किसी को ब्लड प्रेशर हो गया उसके नापने के लिए, किसी को शुगर हो गया उसको नापने के लिए, किसी को हार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई तो ECG करानी है, किसी को ब्लड टेस्ट कराने हैं, तो क्या होता है गांव से भाग भाग के लोग जाते हैं और जाके समझ लीजिए शहरों में, और केवल ब्लड टेस्ट करना है तो 100-200 रुपया खर्च करते हैं, ECG कराना है तो 500-1000 रुपया खर्च होता है, शुगर टेस्ट करना है तो कितना खर्चा होता है। तो अगर गाँव सरकार रहती तो मान लीजिए कितना आसान चीज़ मैं आपको बताऊँ, ब्लड प्रेशर की मशीन नापने वाली है, ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर की मशीन आई 1500 में, बहुत बढ़िया ब्लड प्रेशर की मशीन मिल जाएगी। आपको ECG की मशीन जो है वो आजकल 35,000 से 40,000 50,000 में ECG की मशीन आ जाती है। गांव में एक ECG की मशीन रखते हैं। उसी तरह से ब्लड शुगर टेस्ट करने के मशीन है, वो भी 500-700-800 रुपये में शुगर टेस्ट करने वाली मशीन आ जाती है, वो भी हम गाँव में रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ब्लड टेस्ट की जो मशीन है, हर तरह की ब्लड टेस्ट 3 लाख से 5 लाख तक की मशीनें हैं, वो ब्लड टेस्ट की मशीन आप गाँव में लगा दिए, जिसको ब्लड टेस्ट करना है वो वहीं ब्लड टेस्ट गाँव में हो जाएगा। और जो हमारे जो स्वास्थ्य कमेटी के लोग हैं उसमें से किसी को भी 3 महीने की ट्रेनिंग करवा देंगे, 3 महीने का वो 1 महीने में ही सीख लेगा, किसी भी उसको ट्रेनिंग करवा देंगे, ये मशीनें रखा रहेगा, जिसको कोई प्रॉब्लम है उसका आप तुरंत टेस्ट करके बता देंगे कि आपको ये सब नहीं, तो जो छोटे छोटे उपचार है वो 1 मिनट में हो जाएगा। और सारा हम अगर सामान खरीदे 1 दिन में तो मुश्किल से ये पूरा का पैसा 5 लाख रुपए में आप पूरे गाँव में सारी मशीनें सारी चीज़ें ले आकर रख देते हैं। अब बताइए जहाँ जिस गांव में 1-1 करोड़ रुपए का बजट जा रहा है, अगर स्वास्थ्य में 5 लाख की मशीन खरीद देंगे, और मशीन क्या वो भी किस्त पे मिल जाती है, 5 लाख की मशीन खरीदा कर रखते हमेशा के लिए समस्या सुलझ जाएगी। गाँव में इन चीज़ों के लिए किसी को शहर जाके बड़े बड़े मोटे पैसे नहीं खर्च करना पड़ेगा और न बेवकूफ़ बनना पड़ेगा। तो एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा स्वास्थ्य विभाग में कि देखिए अब जब हमारे स्वास्थ्य विभाग ग्राम पंचायत के पास, सरकार के पास खुद रहेगी तो वह हमेशा हर हफ्ते किसी न किसी डॉक्टर को कैंप लगवाता, किसी दिन महिला डॉक्टर को बुला के गांव की चेकिंग कराता, किसी दिन हार्ट के डॉक्टर को बुला के गांव की चेकिंग करा देता, किसी दिन हड्डी वाले डॉक्टर को बुला के गांव की चेकिंग करा देता। उनको पैसा देता, भाई 2,000-3,000 रुपया उनके एक विजिट के लिए गाँव में देता, और वो आते अपने उनके पेट्रोल और खर्चा गाँव के लोग, गाँव पंचायत देती और गाँव सरकार में जो मैं कहता हूँ, तो और वो आके अपना सबको टेस्ट कर ले चले जाते। तो आप देखते हैं कि आधी बीमारियाँ तो बिल्कुल गाँव में ही इन चीज़ों से ही खत्म हो जाती है। टेस्ट और डॉक्टर को हर हफ्ते बुलाइए, आधी बीमारी खत्म और लोगों को डर खत्म। और जो शहर में जाते हैं उनके खिलाफ जो धोखा होता है, जो छोटी बीमारी हर बार को जांच कराने का, हर छोटी छोटी मामूली चीज़ को जांच कराने में 1,000 रुपया डॉक्टर दलाली में ले लेते हैं, टेस्ट ले लेते हैं, फिर गलत रिपोर्ट देते हैं, उस जांच से ग्रामीण बच जाते हैं। तो ये कितना अच्छा है देखिए कि और ये पैसे कमी है नहीं। मैं जो बार बार आपसे कहता हूँ कि गांव पंचायत सरकार को पैसे कमी नहीं है, अब तो इसमें 1-1 करोड़ रुपया इस बार अब मिल रहा है। तो जब कमी नहीं है और अधिकार भी उनको संविधान ने दे रखा है, तो क्यों नहीं आप कर रहे हो? इसलिए नहीं कर रहे हो कि अगर गांव को लोगों को कह देंगे तो राचम का 33,000 करोड़ का घोटाला करने को कहाँ मिलेगा? ये पैसा तो गांव के पास चला जाएगा, गांव के लोग खुद व्यवस्था कर लेंगे। तो 33,000 करोड़ खाने का मौका कहाँ मिलेगा? मंत्री से लेके उसके चपरासी तक जो खा रहे हैं लोग, तो वो तो मौका मिलेगा नहीं। तो ये इसीलिए ये गाँव को ये अधिकार उनको नहीं देना। तो अगर गांव के रहे लोग ये व्यवस्था दी। अब मैं आ जाता हूँ सफाई पे,
क्योंकि सफाई वाला व्यवस्था आप समझिए कि ये तो मैं उदाहरण के लिए दिया मैंने। अगर विस्तार से चर्चा करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें गांव की सरकार है एकदम से सबको स्वस्थ कर देगी, समझिए किसी एक भी बीमार नहीं रहे। जैसे गांव सरकार रहेगी तो गांव में शायद ही एक दो बीमार हो, क्यों कि हर आदमी का स्वास्थ्य कार्ड बन जाएगा। हर ग्रामीण में गांव में रहने वाले हैं, गांव में ही वो जो हमारे गांव का विभाग स्वास्थ्य विभाग रहेगा सबका स्वास्थ्य कार्ड रखेगा, किसको ब्लड प्रेशर है, किसको ये बीमारी है, किसको ये दवा मिल रही है। और तो गांव के 6-7 लोग रहेंगे, घूम घूम के पूछते रहेंगे भाई क्या है, किसको बच्चा होने वाला है, किसको पोषण का सामान चाहिए, ये सारी चीज़ें वो विभाग कर लेगा और वो गाँव में घूमता रहेगा, देखता रहेगा, करता रहेगा उन लोगों को। तो ये बहुत सारी चीज़ें कर लेगा गाँव को। किसी से जब उनको अपने ही तो करना है तो जैसे होगा सबके पास स्वास्थ्य कार्ड रहेगा। अब स्वास्थ्य कार्ड रहने मात्र से समझ लिया कि 90% बीमारियां गायब हो जाएंगी, क्योंकि हर आदमी उस पर रखेगा। अब एक वो वजन करने वाली मशीन भी गांव में नहीं है। एक इंजेक्शन लगाने के लिए भी आप गांव वाले कहाँ दौड़ते हैं, इंजेक्शन लगाना वहीं सारा कुछ उपलब्ध है कि किसको इंजेक्शन लगवाना, भाई विटामिन का इंजेक्शन लगवाना तो विटामिन का इंजेक्शन लगवाओ, वो सारे लोग वहाँ करेंगे, रहेंगे, करेंगे और इतना आसान ढंग से कर देंगे कि आपको पता ही नहीं लगा कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था चले। 90% मैं कहता हूँ गाँव में बीमार लोग नहीं रहेंगे, बीमारी से मुक्त रहेंगे। अब स्वास्थ्य स्वच्छता के देखिए, अब आपने एक आदमी को स्वच्छता का रखा है, ये कोई मतलब ये पागलपन का ही मतलब ये सरकार के पागलपन का इससे बड़ा उदाहरण दुनिया में शायद नहीं मिलेगा कि इतने बड़े गांव को झाड़ू या उसको तो झाड़ू दिलाने के लिए है, सफाई करने के लिए आपने दे दिया। उसके बाद भी अब उसी को काम दिया जा रहा है कि अगर कहीं स्वास्थ्य केंद्र है तो उसकी भी सफाई वही करेगा। ये भी हो रहा है कि ब्लॉक जो ग्राम पंचायत का भवन है उसकी भी सफाई वही करेगा, जितने भवन है सबकी वो सफाई करेगा और गांव की सफाई करेगा। तो ये जो पागल है सब ना, मंत्री बन गए हैं, मुख्यमंत्री बन गए, मैं तो प्रधानमंत्री तक हूँ, उनके समझ में नहीं आ रहा है कि एक आदमी से क्या इस तरह की सफाई। तो ऐसा क्यों सरकार का पैसा बर्बाद, जनता का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप कि जब वो चीज़ हो ही नहीं सकती तो सफाई कर्मचारी हटाइए, उसको हटाइए, उसको खत्म करिए इस सिस्टम को। तो ये मेरे कहने का मतलब है गांव सरकार रहती तो सब जो 6 आदमी का विभाग रहता, इसी विभाग का ये दायित्व रहता, खुद भी करे और लोगों से करवाए। और हर वार्ड में मैंने पहले बता चुका हूँ कि हर वार्ड में एक सफाई कर्मचारी रखते। सफाई कर्मचारी क्या उनको, जैसे मान लिया हमारे गाँव में 15 वार्ड है, 15 वार्ड में एक वार्ड के लिए एक आदमी को सफाई की जिम्मेदारी दी जाती। उनको सबको पैसा मिलता है, रोजगार भी मिलता है ना। मैं ये कहता आ रहा हूँ गाँव की जब सरकार होगी तो कम से कम 200 लोगों को रोजगार मिलेगा। अब वो पार्ट टाइम रोजगार मिला, फुल टाइम रोजगार नहीं मिला कि नौकरी आप कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक वार्ड के एक आदमी रखते, 2000 रुपये उनको देते कि भाई आप इस वार्ड में जब मन करे तब सफाई करिए, हमें सफाई चाहिए, अपना काम भी करते रहिए। सवेरे भोर में उठते लोग 2 घंटा में सफाई वार्ड का करके चले जाते। और जो हमारे कमेटी विभाग है 6 आदमी को स्वच्छता के बारे में हर चीज़ बताता है कि किस वाली हाथ को सैनिटाइज करने की जरूरत है, सैनिटाइजर के बारे में बताता, मास्क के बारे में बताता। ये जो 6 आदमी का विभाग है ये सारी चीज़ें उनको बताता कि ऐसे ऐसे आप करिए। तो ये लोग स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं, उनकी जागरूकता रखते हैं। और ये जो हमारे सफाई करने वाले लोग हैं, और हर मोहल्ले में आपको हर गरीब लोगों के लिए सहायता भी मिल जाती है। अब गाँव पंचायत की हैसियत है 2000 देने की, 2000 देती, उसकी हैसियत आय बढ़ती 3000 देती, और हैसियत बढ़ती 4000 देती, 5000 देती। और एक बिल्कुल पूरी की पूरी ये सफाई गाँव में आप देखते कि कभी आपको गाँव में गंदगी दिखती नहीं। तो इस तरह से जो आप गाँव सरकार करेगी ना, जो आज की जो व्यवस्था है वो मैं कहता हूँ गुलाम बना के लूटने के लिए, मतलब ये व्यवस्था जो चल रही है ना, ये शुद्ध रूप से गांव के नाम पर लूट खसोट करने का जो नेता हैं, अधिकारी हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, इन लोगों के लूट खसोट करने का एक केंद्र बन चुके हैं। और वही हो रहा है ना। आपको स्वास्थ्य का लाभ, स्वास्थ्य के नाम पर अरबों रुपया आ रहा है, वो भी आपके इन्हीं लोगों के पेट में जा रहा है। सफाई के नाम पर अरबों रुपया आ रहा है, वो भी इन्हीं के पेट में जा रहा है। और ग्राम स्तर पर सफाई है ना, ये है। और बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि देश में एक छोटी सी चीज़ मान ली, जिस देश के 70 साल में आज़ादी की बात, 70 साल में जिस देश में हम गाँव में सफाई की व्यवस्था नहीं कर पाए, स्वच्छता की व्यवस्था नहीं कर पाए, जिसके बारे में गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हमारी स्वच्छता है, उस देश के लानत है उस देश के नेताओं पर, लानत है उस देश के अधिकारियों पर, लानत है उस देश की व्यवस्था पर।
तो इन सबों को शर्म आनी चाहिए, इस देश के नेताओं को, इस देश के अधिकारियों को, इस देश का व्यवस्था बनाने वाले को, कि ये स्वच्छता का कार्यक्रम हम अपने गांव में नहीं कर पाए, जबकि संविधान ने अधिकार दिया, जबकि सारे गांव में लोगों की कमी नहीं है, न सफाई करने वाली कमी है, न स्वच्छता करने वाली कमी है, लेकिन वो व्यवस्था वो बनने नहीं देंगे, इसलिए नहीं बनने देंगे कि अपनी इनको लूट का मौका समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए आपको मैं बार बार कहता हूँ कि अब ये भ्रम में मत पड़िए। आप तो जातिवाद, धर्मवाद, अटरपात पटरपात में पढ़ के और अपने जीवन को नरक तो बना ही रहे। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, अपना जीवन तो आप नरक बनाएंगे। जो लोग 35-40 साल के हो गए उनका जीवन तो अब नरक है, अब क्या करेंगे? अपने बच्चों का, जो आपके लड़के 20-22 साल के हैं, उनके जीवन को तो नरक मत बनाइए। उनके जीवन को भी आप नरक बना रहे हैं, क्योंकि आप उन्हीं को पीछे पीछे भाग रहे हैं, जो नेता हैं, जो जाति के नाम पर, कोई उसके नाम पर, कोई धर्म के नाम पर उस नेता को वोट दे रहे हैं, और वो आधा लूट रहा है, खसोट रहा है, 70 साल से लूट रहा है, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा। तो उसको, और आप जो है प्रधान को, जो गांव पंचायत व्यवस्था में जो चल रही है उसमें दे रहे हैं, तो वहाँ भी लूट का व्यवस्था खूब बढ़िया हो गया है। तो अब तो ऊपर से नीचे तक, गांव तक लूट का व्यवस्था बढ़िया हो गया, और उसी व्यवस्था को आप समर्थन को देते रहते हैं और उसी के पीछे पीछे चलते रहते हैं। तो अपने आगे वाली पीढ़ियों को नरक मत बनाइए। उनके लिए कम से कम 70 साल देख लिया आपने, आप कितना देखेंगे? तो अपने लड़कों को, अपने बच्चों को, अपने उनके भविष्य को मत दिखाइए। तो जितना जल्दी हो गांव सरकार के लिए आप संकल्प लीजिए, गांव सरकार बनाइए, और गांव सरकार बनेंगे तो गांव स्वर्ग हो जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन अब नेता न बनाएंगे, न अधिकारी बनाएंगे, गांव सरकार आप ही को बनाना पड़ेगा, आप ही को संघर्ष करना पड़ेगा, और तभी गांव सरकार बनेगा। धन्यवाद साथियों।